वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 के अध्याय 5 के बारे में, जिसका नाम है जल। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उन चैप्टर्स को अभी तक पढ़ा नहीं है या उनके नोट्स आपको प्राप्त नहीं हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में नोट्स जो फ्री में आपको चाहिए वो नोट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। यह हमारा 5वां अध्याय है, जिसे हम पढ़ते हैं जल के बारे में। जल से क्या है, आपको ये बताते चलें हम कि जो सीटेट का पूरा कोर्स है हम इस यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। पूरा एनसीईआरटी आपके लिए फ्री रहेगा। बीच बीच में हम सीडीपी क्लासेस भी लेते रहेंगे, तो वो भी आपकी फ्री रहेंगी। साथ में नोट्स भी फ्री हैं जो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जल के बारे में। जल किस प्रकार से हमारे पास में प्राप्त होता है। तो जल की बात करेंगे तो ये सूर्य ताप के कारण क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। वाष्पित मतलब वो वाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। वहाँ पर ठंडा होने के बाद जल वाष्प क्या होता है, संघनित, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संघनित क्या होता है, उसके बाद में संघनित होकर क्या बन जाते हैं, बादल निर्माण। ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद में बादलों से क्या प्राप्त होती है, हमें वर्षा होती है और हिमवृष्टि। और वापस से जो हमारा पानी है वो कहाँ जाता है, जल कहाँ जाता है, धरती पर आ जाता है। तो ये जो पूरा साइकिल है इसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र। जल का चक्र का मतलब क्या हुआ, पहले वो वाष्प बनेगा, वाष्प बन के वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल में जाने के बाद में वो बादल निर्माण होगा और बादल निर्माण से हमें क्या प्राप्त होगी, वर्षा। तो जल से वापस जल हमने प्राप्त कर लिया, इसे हम जल चक्र कहेंगे। आगे हम बात करेंगे जल की। ठीक है, जल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, लवणीय जल और अलवणीय जल। लवणीय जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता, जबकि अलवणीय जल पीने योग्य होता है। अब ये पीने योग्य क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, NaCl की मात्रा अधिक होती है। कहाँ पाया जाता है, महासागर व समुद्रों में। तो लवणीय जल कैसा होता है, पीने योग्य नहीं होता। अलवणीय जल की बात करें तो नदी, ताल, सोते, हिमनद इनसे प्राप्त किया जाता है और ये पीने योग्य होता है। आगे हम बात करेंगे कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, जिनसे जो है हमें पानी प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और फेमस है। तो अफ्रीका की जो फेमस नदियां हैं उनके बारे में नाइजर, कांगो, नील और ऑरेंज, ये जो नदियां हैं वो अफ्रीका की फेमस है। वो मिलान करके आपके सीटेट में आता है, वहाँ से आप इन्हें जो है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वहाँ पर अफ्रीका में ही एक झील पाई जाती है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। तो चारों तो नदियाँ याद करनी है, साथ में एक झील याद करनी है। आगे हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, वह है अमेजन नदी। उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी प्रसिद्ध है। इसके अलावा झील वहाँ की प्रसिद्ध है, कौन कौन सी, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ग्रेट बैरियर झील और ग्रेट स्लेव झील। ये सारी चार आपके पास में झीलें हैं। इन चारों झीलों के नाम भी आपको याद करने हैं। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी फेमस है, डार्लिंग नदी फेमस है। तो ये जो सारी की सारी मैंने नदियाँ बताई है इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट मिलाने में आपके मिलाप वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे जल का वितरण। जल किस प्रकार हमारी धरती पर विद्यमान है। अगर बात करें पृथ्वी पर तो जल कितना है, 3/4 भाग है और 1/4 भाग क्या है, हमारे जो है स्थल है और 3/4 भाग पर जल है। मतलब कितना सारा जल है हमारी धरती पर, वो आप हम एज से समझ सकते हैं कि 75% जल क्या है हमारे पास में अवेलेबल है और एक जो हमारे पास में 25% क्या है, भूभाग वाला हिस्सा है। तो आगे हम बात करें, जब इतना सारा जल है फिर भी आपने ये बार बार सुना होगा कि जल की क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो उसका रीज़न क्या है वो आपको बता देते हैं। इसका वर्गीकरण अगर हम पढ़ेंगे तो जो महासागर का जल है वो है 97.3, जबकि हम भूमिगत जल की बात करेंगे तो 0.68 के लमसम ये हमारे पास में क्या है, भूमिगत जल है। अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि जो ये महासागर का जल है 97% है, तो ये क्या है, पीने योग्य नहीं है। जब पीने योग्य नहीं है और पीने योग्य सिर्फ इतना सा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, पानी की किल्लत हो जाएगी और पानी की कमी हो जाएगी। तो इससे क्या समझ में आया, समुद्री पानी जो नमकीन पानी होता है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है वो पीने योग्य नहीं होता लवणता की वजह से। अब लवणता क्या होती है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा, 1000 ग्राम में, कितने ग्राम में, 1000 ग्राम में किसकी मात्रा, नमक की मात्रा। ओके, आगे हम बात करेंगे महासागरों की औसत लवणता कितनी है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम।
कितनी है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। अगर हम इजराइल में जो मृत सागर कहाँ स्थित है? इजराइल में। और मृत सागर की बात करें तो यहाँ की जो है सघनता है, जो उसकी लवणता है वो कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर। और इतनी सारी होने के बाद में यहाँ हमने औसत की किसकी बात करी है? 35 की, जबकि मृत सागर कितनी है? 340। यहाँ पर जो तैराक होते हैं वो आराम से क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। किसमें? मृत सागर में। क्यों? क्योंकि पानी वहाँ का भारी होता है और इंसान वहाँ के उसके लिए क्या हो गया? हल्का। इसलिए वो क्या कर सकता है? तैराक प्लव कर सकता है, मतलब तैर सकता है। किसके कारण? सघनता के कारण। सघन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो है लवणता कितनी है? लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। आगे हम बात करेंगे महासागरीय परिसंचरण की। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार की क्या होती है? गतियाँ होती है। कौन कौन सी? किसमें? महासागरीय जल में। कौन कौन सी? तरंगे, ज्वार भाटा, धाराएं। इन तीनों की परिभाषाएं पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम तरंगों की बात करें तो तरंगे महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना व गिरना क्या कहलाता है? तरंगे। आपने देखा होगा पानी पहले ऊपर उठता है, वापस से नीचे पड़ जाता है, फिर उठता है, फिर पड़ जाता है। उठना और गिरना क्या कहलाता है? तरंगे कहलाता है। और यही उठना व गिरना किसकी वजह से होता है? भूकंप के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण, भूस्खलन की वजह से। पानी के अंदर क्या होता है? जो प्लेटें हैं वो आपस में भिड़ जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है? पानी का जो है गतियाँ वो चेंज होती है, वो तरंगे ऊंची ऊंची उठती है। इसके अलावा पवन, ये सारे रीज़न हैं किसके? तरंगों के। ठीक है, अब ये तरंगे 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल तरंगे होती है। 15 मीटर कितनी ऊंचाई होती है? 15 मीटर तक। और अगर इतनी ऊंचाई की जो तरंगे हैं वो अगर हैं तो वो क्या कहलाएगा? सुनामी। और सुनामी कहाँ का वर्ड है? जापानी शब्द है, जिसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे मतलब जो ये तरंगे हैं ये वहाँ पर जो जहाज जो है तैरते हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए पोताश्रय तरंगे भी कहते हैं किन्हें? सुनामी तरंगों को। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अब तक के सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। कितना? 150 मीटर। सुनामी मतलब उसकी तरंगों की ऊंचाई कितनी मीटर ऊंची नापी गई है? 150 मीटर। 15 मीटर को ही हम सुनामी बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊंची कितनी है? 150। सोच लो कितना भारी है, क्या आया होगा? सुनामी आया होगा। और रफ्तार, वहाँ की जो रफ्तार, हवा की रफ्तार है उसमें कितनी है? 700 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार रहती है वहाँ के वायु की। आगे हम बात करेंगे भारत व सुनामी। भारत में सुनामी कब आया उसके बारे में। देखो, भारत में जो सुनामी आया वो आया 26 दिसंबर 2004 को। आया कहाँ पर? हिंद महासागर में। ठीक है, और कारण क्या था इसका? भूकंप था। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कारण यही चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो भूकंप था किसका? भारत में आए सुनामी का कारण, जो 26 दिसंबर 2004 को आया था। रिएक्टर स्केल पर उसका पैमाना कितना था? 9.0। रिएक्टर स्केल आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया क्या होता है। ठीक है ना, तो उस पर पैमाना कितना था? 9.0। और क्या हुआ था इसमें जब भूकंप आया तो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, और जिसके कारण जो हवाएं कितनी स्पीड से चल रही थी? 800 किलोमीटर प्रति आवर की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ज्वार भाटा क्या होता है। हमने देख लिया तरंगे ऊपर उठती हैं वापस गिरती हैं। ठीक है ना, तो उठना तो क्या कहलाता है? तरंगों का ज्वार कहलाता है। जबकि हमने गिरना पढ़ा है तो गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। और इन दोनों के कारण क्या है? ज्वार भाटे के कारण क्या है? सूर्य व चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। तो बात किसकी है? गुरुत्वाकर्षण बल। किसके द्वारा? सूर्य व चंद्रमा के द्वारा। ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है? सूर्य व चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। अब 2 तरह के ज्वार होते हैं, एक तो वृत्त होता है, एक लघु होता है। वृत्त ज्वार क्या होगा? देखो उसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास में ये पृथ्वी है, इस पे इसके जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की तीनों एक ही सिद्ध में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास में पृथ्वी है, इसके यहाँ पे चंद्रमा है, इसके यहाँ पे सूरज है। अब इसका गुरुत्वाकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ मिलकर किस पर इफेक्ट करते हैं? पृथ्वी पर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ज्वार होता है वो क्या होता है? हाई होता है। हाई का मतलब वो जो बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? वृत्त ज्वार। क्या हो गया? मतलब सूर्य का और चंद्रमा का एक साथ से क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कब होती है कंडीशन है? पूर्णिमा तथा अमावस्या को क्या है? तीनों के तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं? एक ही सिद्ध में होते हैं, और उसी समय हमें क्या देखने को मिलता है? वृत्त ज्वार देखने को मिलता है। वृत्त ज्वार के फायदे क्या है?
फ़ायदे ये हैं कि इससे हम क्या करते हैं, मछली पकड़ने में काम आता है। जैसे ज्वार ऊपर आता है तो जो मछलियाँ हैं वो किनारे पे आ जाती है, आराम से मछलियाँ पकड़ सकते हैं मछली पालन करने वाले, मछली पकड़ने वाले। उसके बाद में बंदरगाह, जहाज़ बंदरगाह मीन्स क्या हुआ, जहाज़ अगर चल रहे हैं तो वो उसी दिशा में चल जाएंगे जिस दिशा में आपको तरंगे के हिसाब से उनको आसानी से जहाज़ को बाहर लाने में आसानी होगी। तो जहाज़ का बंदरगाह तक पहुँचने में हेल्प करते हैं वृत्त ज्वार। और इसके अलावा हम क्या विद्युत उत्पन्न भी कर सकते हैं। कैसे, अगर एक बार पानी आ गया वापस नीचे उतरेगा उस समय उससे हम क्या बना लेंगे, बिजली बना लेंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको आता है, याद है कि पानी से बिजली कैसे बनती है, तो अच्छी बात है। नहीं आता है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आपको ये भी समझा दूंगा किस प्रकार से पानी से बिजली, जल से बिजली बनाई जाती है। अब बात करेंगे लघु ज्वर, जो कि क्या होता है, छोटा होता है। देखो, चांद अपने प्रथम और अंतिम, कौन से में, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में लगता है। अब क्या हो गया, वहाँ पे तो प्लस हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है तो निम्न ज्वार या लघु ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है ना, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे महासागरीय धाराएं। कौन कौन सी महासागरीय धाराएं, दो तरह की होती है। पहली है गर्म धाराएं, दूसरी है ठंडी धाराएं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक ही जगह पढ़ लेते हैं हम। गर्म धाराएं क्या होती है, ठंडी धाराएं क्या होती है। जो गर्म धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा क्षेत्र में उत्पन्न होती है। क्यों होती है भूमध्य रेखा क्षेत्र में, क्योंकि भूमध्य जो रेखा क्षेत्र है उस पर सूर्य दो बार अपना क्या करता है, सीधा पड़ता है। ठीक है ना, एक बार उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी फील्ड में जाता है, फिर दूसरी बार दक्षिणी में जाता है। तो दो बार वहाँ पे क्या हो गया, सर पर सूर्य रहता है तो वहाँ पे गर्म एरिया रहता है। वहाँ से हम क्या, कैसी धाराएं मिलती है, गर्म। और जबकि हम अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कैसी मिलेगी हमें, ठंडी। तो ध्रुवीय क्षेत्र में कैसी, ठंडी। अब कहाँ से, भूमध्य सागर से कहाँ जब बहती है, ध्रुव की ओर, जबकि ये ध्रुवों से कहाँ आएगी, उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। अगर हम इसकी बात करें गर्म की, गर्म धारा की, तो गर्म धारा की बात करने पर हमें पता चलेगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है, गल्फ स्ट्रीम, जबकि इसका एग्जाम्पल क्या है, लेब्राडोर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी धाराएं, कैसी, गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन का क्षेत्र माना जाता है। मतलब मत्स्यन का मतलब क्या हुआ, मछली पालन का क्षेत्र माना जाता है। और ऐसे स्थान पर क्या रहता है, कोहरे का मौसम रहता है, कोहरे का मौसम रहता है। जहाँ पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं दोनों एक साथ मिलती है, वहाँ पर कैसा मौसम रहता है, कोहरे का मौसम रहता है तथा मत्स्य पालन के लिए अच्छी रहती है। इस प्रकार यह आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नोट्स अगर यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर आप जो है इसके नोट्स ले सकते हैं। साथ में जो पुरानी जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप मैसेज कर देना। आपकी जो लिंक है व्हाट्सएप की वो डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।